हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसका पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ और ये है इसका दूसरा पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन है छात्रों को पास या फेल घोषित करना। दूसरा है कि अधिगम की कमियों का निदान करना और शिक्षण को बेहतर बनाना। तीसरा है केवल ग्रेड देना या फिर छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। इसका जो राइट आंसर है वो है अधिगम की कमियों का निदान करना और शिक्षण को बेहतर बनाना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। ऑप्शन है केवल साल के अंत में परीक्षा लेना। दूसरा है कि केवल खेल गतिविधियों का मूल्यांकन करना। अगला है कि केवल शिक्षक का मूल्यांकन या फिर अधिगम के सभी पहलुओं का नियमित मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अधिगम के सभी पहलुओं का नियमित मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास की रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, पाठ्यक्रम के अंत में, वर्ष में केवल एक बार या फिर प्रवेश के समय। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। ऑप्शन है पाठ्यक्रम के अंत में अधिगम के स्तर को मापने के लिए, पढ़ाने से पहले, हर दिन या फिर हर पाठ के बाद। तो जो योगात्मक मूल्यांकन होता है वो होता है पाठ्यक्रम के अंत में अधिगम के स्तर को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छी शिक्षण योजना का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन है यह शिक्षण को व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण और कुशल बनाती है। दूसरा है यह शिक्षक को बिना तैयारी के कक्षा में जाने देती है। तीसरा है यह छात्रों को व्यस्त रखने का एकमात्र तरीका है। चौथा है यह केवल प्रधानाचार्य के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यह शिक्षण को व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण और कुशल बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण योजना का पहला चरण क्या होना चाहिए। ऑप्शन है मूल्यांकन की योजना, कक्षा में शिक्षण, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण या फिर गृह कार्य देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है कि निदान और उपचारात्मकता शिक्षण क्यों आवश्यक है। ऑप्शन से केवल छात्रों को फेल करने के लिए। दूसरा है समय बर्बाद करने के लिए। तीसरा है कि सीखने की समस्याओं के कारणों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए, या फिर शिक्षकों को अतिरिक्त काम देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि सीखने की समस्याओं के कारणों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण के लिए ब्लूम का वर्गीकरण क्या निर्धारित करता है। ऑप्शन है छात्रों की उम्र, शैक्षिक उद्देश्यों के पदानुक्रम को, ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण, मतलब जिसमें ये सब चीज़ें आती है, ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण, संश्लेषण या फिर मूल्यांकन। अगला है कि शिक्षक का वेतन या फिर स्कूल का समय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शैक्षिक उद्देश्यों के पदानुक्रम को, जिसमें कि ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए आकलन किस पर केंद्रित होता है। ऑप्शन है छात्रों को ग्रेड देने पर, केवल अंतिम परिणाम पर, सजा देने पर, या फिर अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने और छात्रों को प्रतिक्रिया देने पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने और छात्रों को प्रतिक्रिया देने पर। अगला क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो मूल्यांकन की एक विधि है, यह क्या है। ऑप्शन से एक विशिष्ट अवधि में छात्र के कार्यों और प्रयासों का व्यवस्थित संग्रह, छात्रों के सभी कागजात का ढेर, एक एकल परीक्षा पत्र, या फिर शिक्षक द्वारा दिए गए अंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक विशिष्ट अवधि में छात्र के कार्यों और प्रयासों का व्यवस्थित संग्रह। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि 2005 का मुख्य विचार क्या है। ऑप्शन है शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, केवल रटना, केवल परीक्षा पर ध्यान देना, या फिर पाठ्यक्रम को बहुत विस्तृत बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है शिक्षक को व्यस्त रखने के लिए, कक्षा में शोर कम करने के लिए, छात्रों को मूर्ख बनाने के लिए, या फिर अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देने और अधिगम को रोचक बनाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देने और अधिगम को रोचक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि संप्रेषण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का क्या महत्व है, यानी कि फीडबैक का क्या महत्व है, फीडबैक का। तो ऑप्शन से यह केवल एक औपचारिकता है, यह संचार को रोकती है, यह सुनिश्चित करती है कि संदेश समझा गया है और सुधार का अवसर देती है, या फिर इसका कोई महत्व नहीं है। तो जो फीडबैक का मतलब होता है वो होता है कि यह सुनिश्चित करती है कि संदेश जो है वो समझा गया है और सुधार का अवसर देती है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछने की तकनीक का उपयोग क्यों करना चाहिए। ऑप्शन है केवल छात्रों का अपमान करने के लिए। ऑप्शन बी छात्रों को सोचने के लिए प्रेरित करने और उनकी समझ का आकलन करने के लिए।
ऑप्शन नंबर सी है कि समय बर्बाद करने के लिए या फिर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि छात्रों को सोचने के लिए प्रेरित करने और उनकी समझ का आकलन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन से केवल बड़े सिद्धांत बनाना, विद्यालय और कक्षा की तात्कालिक समस्याओं को हल करना, बहुत जटिल शोध करना या फिर शिक्षक की आलोचना करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि विद्यालय और कक्षा की तात्कालिक समस्याओं को हल करना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009 के 9 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है या करता है। इसका जो ऑप्शन है वो है 3 से 6 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 5 से 10 वर्ष या फिर 6 से 14 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम वक्र क्या दर्शाता है, यानी कि लर्निंग कर्व क्या दर्शाता है। ऑप्शन है शिक्षक का प्रदर्शन, स्कूल का माहौल, अधिगम की प्रगति की दर या फिर परीक्षा का परिणाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अधिगम की प्रगति की दर, प्रगति की। अगला क्वेश्चन है कि पठन कौशल विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन है समझ के साथ पढ़ना, केवल अक्षर याद करना, बहुत तेजी से पढ़ना या फिर जोर जोर से पढ़ना। तो पठन कौशल विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है समझ के साथ पढ़ना। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण की अन्वेषण विधि का मुख्य बल किस पर है। ऑप्शन है शिक्षक पर, छात्र को स्वयं खोजना और सीखना, केवल सुनना और रटना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छात्रों को स्वयं खोजना और सीखना। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि करिकुलम क्या है। ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकें हैं, केवल परीक्षा है, विद्यालय के भीतर और बाहर छात्रों को प्रदान किए गए सभी अनुभव हैं या फिर केवल कक्षा की गतिविधियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विद्यालय के भीतर और बाहर छात्रों को प्रदान किए गए सभी अनुभव। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है। ऑप्शन से केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, दूसरा है कि एक ऐसा अनुकूल और सुरक्षित वातावरण बनाना जहां अधिगम हो सके, तीसरा है कि केवल अनुशासन बनाए रखना या फिर छात्रों को दंड देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक ऐसा अनुकूल और सुरक्षित वातावरण बनाना जहां अधिगम हो सके। अगला क्वेश्चन है कि सहकर्मी शिक्षण का क्या लाभ है। ऑप्शन है यह केवल कमज़ोर छात्रों की मदद करता है, दूसरा है कि इससे कक्षा में शोर होता है, तीसरा है यह शिक्षक का काम बढ़ाता है, और चौथा है कि यह सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों की समझ और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो सहकर्मी शिक्षण का लाभ जो है वो यही है कि यह सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों की समझ और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है। ऑप्शन है जॉन डीवी, बीएफ स्किनर, जीन पियाजो या फिर थांडाइक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन है कि तैयारी का नियम किसने दिया है। ऑप्शन है पावलोव, कोहलर, स्किनर या फिर थांडाइक। तो जो तैयारी का नियम दिया है वो दिया है आपका थांडाइक ने। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है जिन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ऑप्शन है लेव वायगोत्स्की, जिन पियाजे, कोहलबर्ग या फिर एरिक एरिक्सन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिन पियाजे। अगला क्वेश्चन है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन है जिन पियाजे, लेव वायगोत्स्की, बीएफ स्किनर या फिर थांडाइक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेव वायगोत्स्की ने। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक रचनावाद के अनुसार अधिगम का आधार क्या है। ऑप्शन है केवल रटना, केवल पुरस्कार और दंड, अनुकरण या फिर सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापन में स्कैफोल्डिंग क्या है। ऑप्शन है अधिगम में अस्थायी समर्थन या मार्गदर्शन प्रदान करना जिसे धीरे धीरे हटा लिया जाता है, छात्र को बिना किसी मदद के छोड़ देना, केवल होमवर्क देना या फिर कठोर दंड देना। तो अध्यापन में स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि अधिगम में अस्थायी समर्थन या मार्गदर्शन प्रदान करना जिसे धीरे धीरे हटा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षकों के लिए आचार संहिता क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन से केवल अनुसंधान बनाए रखने के लिए, शिक्षण पेशे में उच्च नैतिक और व्यावसायिक मानकों को बनाए रखने के लिए, केवल छुट्टी के लिए या फिर कोई महत्व नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिक्षण पेशे में उच्च नैतिक और व्यावसायिक मानकों को बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन इस वीडियो का कि एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन है केवल व्याख्यान पर, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, विविध गतिविधियों का उपयोग करने पर, केवल उच्च कक्षाओं को पढ़ाने पर या फिर छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है छात्रों को व्यस्त रखने के लिए विविध गतिविधियों का उपयोग करने पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अधिगम के लिए पर्यावरण का क्या महत्व है। ऑप्शन से कोई महत्व नहीं है, यह केवल शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है, यह केवल भारी कारक है, या फिर यह अधिगम की प्रक्रिया को दृढ़ता से प्रभावित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यह अधिगम की प्रक्रिया को दृढ़ता से प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि बहुग्रेड शिक्षण कहाँ सबसे आम है। ऑप्शन से बड़े शहरी स्कूलों में, उच्च शिक्षा संस्थानों में, ग्रामीण या छोटे स्कूलों में जहाँ एक शिक्षक कई कक्षाओं को एक साथ पढ़ाता है, या फिर केवल विशेष शिक्षा में। तो मल्टीग्रेड टीचिंग कहाँ सबसे आम है, यह है ग्रामीण या छोटे स्कूलों में जहाँ एक शिक्षक कई कक्षाओं को एक साथ पढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों और गलतियों को कैसे देखा जाना चाहिए। ऑप्शन है वे बच्चे के सोचने के तरीके की अंतर्दृष्टि हैं और अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा हैं, उन्हें तुरंत अनदेखा कर देना चाहिए, उन्हें हमेशा दंडित किया जाना चाहिए, या फिर वे संकेत है कि शिक्षक खराब है। तो इसका जो राइट आंसर है कि वे बच्चे के सोचने के तरीके की अंतर्दृष्टि है और अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है। ऑप्शन से भारी पुरस्कारों के कारण सीखना, सीखने का आनंद या व्यक्तिगत रुचि के कारण सीखना, सजा से बचने के लिए सीखना, या फिर माता पिता के दबाव के कारण सीखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीखने का आनंद या व्यक्तिगत रुचि के कारण सीखना। लास्ट क्वेश्चन है कि भारी अभिप्रेरणा क्या है। ऑप्शन से व्यक्तिगत रुचि के कारण सीखना, पुरस्कार, ग्रेड या प्रशंसा जैसे भारी कारकों के कारण सीखना, केवल जिज्ञासा के कारण सीखना, या फिर सीखने में मज़ा आना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुरस्कार, ग्रेड या प्रशंसा जैसी भारी कारकों के कारण सीखना। तो दोस्तों ये थे कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।